नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जीएनटी स्पेशल में स्वागत है आप सभी का। जीएनटी स्पेशल में आपको दिखा रहे हैं चुनावी दंगल के बीच का मंगल। देखिए, लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी देश भर में जारी है। इसी बीच देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट वाराणसी में भी चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। इस सीट पर चुनावी चर्चा इसीलिए भी जोर पकड़ती जा रही है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस सीट से उम्मीदवार है। वाराणसी में लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होना है। इस सीट पर नामांकन की आखिरी तारीख 14 मई है। अब 4 से 5 दिन बचे हैं, तो चर्चा ये है कि प्रधानमंत्री मोदी 14 मई को ही यहां पर्चा भर सकते हैं। उससे पहले 13 मई को भव्य रोड शो करेंगे। इसके लिए तैयारियां भी अभी से शुरू कर दी गई हैं। आइए आपको दिखाते हैं काशी में कैसी चल रही हैं ये भव्य तैयारियां। तैयार हो रही है काशी अपने सांसद के स्वागत को। नामांकन से पहले प्रधानमंत्री मोदी करेंगे भव्य रोड शो। पीएम मोदी काशी के सांसद हैं। उनका काशी आना जाना अक्सर होता रहा है, लेकिन इस बार मोदी की काशी यात्रा की वजह भी अलग है और मायने भी। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वाराणसी से प्रत्याशी बनाया है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री 14 मई को नामांकन करेंगे। नामांकन के लिए 14 मई का दिन इसलिए भी चुना गया है कि इस दिन गंगा सप्तमी का शुभ संयोग है। वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन धरती पर मां गंगा का अवतरण हुआ था। 14 मई को गंगा सप्तमी है। माता गंगा जिनके नगरी पर किनारे नगरी बसी हुई है, और विशेष करके वाराणसी में ये विशेषता है कि यहाँ पर गंगा उत्तर वाहिनी है, और कहीं पर भी जहां भी गोमुख से लेकर कहीं पर भी गंगा उत्तर वाहिनी नहीं है, लेकिन वाराणस्याम विशेषण गंगा उत्तर वाहिनी, वाराणसी में गंगा उत्तर वाहिनी है। तो वो जो मुहूर्त गंगा सप्तमी का, चूंकि गंगा जी का दिन है और गंगा जी का पर्व है, तो उस दिन भी माता गंगा विजयश्री अवश्य दिलाएंगी, ऐसी मेरी पूर्ण धारणा है। दूसरे 7वें चरण के नामांकन के लिए 14 मई आखिरी तारीख है। वाराणसी लोकसभा सीट पर मतदान की नामांकन प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार 13 मई की शाम को पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भव्य रोड शो करेंगे। माना जा रहा है कि इस बार का रोड शो न सिर्फ भव्य होगा बल्कि ऐतिहासिक भी होगा। लोकसभा प्रबंध समिति ने बैठक करके रोड शो के रूट और तैयारी पर चर्चा भी की। इस रोड शो के रूट की दूरी 5 से 8 किलोमीटर तक रहेगी। जानकारी के मुताबिक नरेंद्र मोदी बीएचयू के सिंह द्वार से रोड शो की शुरुआत करेंगे। रोड शो की शुरुआत से पहले पीएम मोदी लंका स्थित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद लंका, रविदास गेट, अस्सी, शिवाला, सोनारपुरा, मदनपुरा, जंगमबाड़ी, गोदोलिया, बांस फाटक होते हुए विश्वनाथ कॉरिडोर तक जाएंगे। जैसा निश्चित होकर के तिथि आएगी उस हिसाब से हम सभी तैयारी करेंगे, लेकिन रोड शो होगा, ये तय है। रोड शो किस तरह से होता रहा है वाराणसी में, और हर बार हर अगला रोड शो पिछले रोड शो के रिकॉर्ड को तोड़ता है, उसको लेकर पूरे वाराणसी लोकसभा में अद्भुत उत्साह है। एक नई ऊर्जा के साथ कार्यकर्ता और यहाँ की जनता, विभिन्न समाज के विभिन्न वर्गों के लोग, विभिन्न व्यवसायिक वर्गों के लोग, सब लोग उत्साहित हैं, सब अपने अपने ढंग से तैयारी कर रहे हैं। इस रोड शो के दौरान जगह जगह प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया जाएगा। अलग अलग सामाजिक संगठनों ने पीएम के स्वागत के लिए रोड शो के रूट में स्थान की मांग की है। पूरे रोड शो के दौरान करीब 2 दर्जन से अधिक जगहों पर उनके स्वागत की तैयारी है। माना जा रहा है कि पीएम के रोड शो में लाखों लोग शामिल होंगे। रोड शो के दौरान पूरे रास्ते 100 क्विंटल फूलों से उन पर पुष्प वर्षा की जाएगी। साथ ही वाराणसी की परंपरा के मुताबिक पारंपरिक वेशभूषा में कार्यकर्ता प्रधानमंत्री का अभिवादन करेंगे। बताया जा रहा है कि रोड शो के बाद मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे और बाबा से जीत का आशीर्वाद मांगेंगे। इसके बाद पीएम काल भैरव मंदिर जाकर भी मत्था टेक सकते हैं। माना जा रहा है कि अगले दिन 14 मई को पीएम वाराणसी से तीसरी बार पर्चा दाखिल करेंगे। पीएम के नामांकन को भव्य बनाने में बीजेपी कोई कसर बाकी रखना नहीं चाहती।
पीएम मोदी के 5 प्रस्तावक अलग अलग विधाओं से होंगे। बीजेपी और एनडीए के बड़े नेता भी पीएम के साथ मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी करीब 12 मुख्यमंत्रियों, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और कई बड़े नेताओं के साथ वाराणसी से पर्चा दाखिल करेंगे। वाराणसी से सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 2 बार से लोकसभा चुनाव में कभी भी घर घर जाकर काशी की जनता से वोट नहीं मांगा है। 2014 और 2019 में भी नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले रोड शो किया था और काशी की आवाम ने भी उन्हें रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाया था। नामांकन के पहले पीएम मोदी रोड शो की उसी परंपरा को इस बार भी निभाने जा रहे हैं। काशी से रोशन जायसवाल और शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, चुनाव से ठीक पहले नेता और पार्टियां जहां प्रचार में जुटे हैं, तो वहीं चुनाव आयोग वोटिंग अवेयरनेस कार्यक्रम चलाने में देश भर में शहर शहर वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की मुहिम छिड़ गई है। दरअसल पिछले 3 चरणों में वोटिंग पर्सन में कुछ गिरावट देखी गई। ऐसे में चुनाव आयोग यही कोशिश कर रहा है कि ये आंकड़े बेहतर हों। यही बात हम गुड न्यूज टुडे पर आपसे लगातार बोल रहे हैं कि अपने अधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए। अच्छा चुनिए, सच्चा चुनिए। अपने अधिकारों का आओ सम्मान करें, चलो मतदान करें। लोकतंत्र की पहली ताकत है हमारा मतदान। जिम्मेदार यहाँ हर नागरिक की यही तो है पहचान। लोकतंत्र का महापर्व जारी है। 3 चरण पूरे हो, 4 चरण की यात्रा अभी बाकी है। इस यात्रा का शुभ समापन तभी होगा जब बचे हुए चरणों में हर वोटर अपनी जिम्मेदारी निभाने घर से निकलेगा। इसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने पहले 3 चरण की वोटिंग के बाद वोटिंग अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। इसी के तहत बिहार के अररिया में पिंक स्कूटी रैली का आयोजन किया गया। अररिया की स्कूटी रैली में बड़ी संख्या में गुलाबी लिबास में सजी महिलाओं ने भाग लिया। हमें मतदाताओं को जागरूक करना है 2024 के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट पड़ सके। लोगों के बीच मतदान की जागरूकता बढ़ाने के लिए अररिया की महिलाओं ने स्कूटी पर सवार हो ये शानदार रैली निकाली। कुछ ऐसा ही नजारा बिहार के छपरा में भी दिखा, जहां वोटिंग अवेयरनेस बढ़ाने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया गया। चुनाव आयोग की इस पहल में छपरा के लोगों और सामाजिक संगठनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए छपरा के नौजवान साइकिल पर सवार होकर शहर के सभी मुख्य इलाकों से गुजरे। रैली में शामिल की गई हर साइकिल पर वोटर्स को प्रेरित करने वाले स्लोगन लगाए गए थे। चुनाव के शुभारंभ के साथ ही देश भर के अलग अलग इलाकों में वोटिंग जागरूकता अभियान का ये दौर भी शुरू हो गया था। ये सिलसिला चुनाव के आखिरी चरण तक यूं ही जारी रहने वाला है। अपने अधिकारों का आओ सम्मान करें, चलो मतदान करें। इसी के तहत चौथे चरण से पहले बिहार में लोक गायिका मैथिली ठाकुर लोगों को मतदान की अहमियत समझा रही हैं और मतदान का संदेश जन जन तक पहुंचा रही हैं। बिहार के सभी युवाओं से मेरी अपील है कि आप सभी अपने मत के अधिकार एवं महत्व को समझते हुए बढ़ चढ़कर इस बार लोकसभा आम निर्वाचन चुनाव 2024 में मतदान अवश्य करें। बिहार में मैथिली के सुरों के जरिए तो झारखंड में भी चुनाव आयोग ने मतदाताओं से वोटिंग की सुरीली गुजारिश की है।
कश्मीर के अवंतीपोरा में नजर आई, जहां चुनाव आयोग की टीम ने एक बेहद दुर्गम इलाके तक पहुंचकर बुजुर्ग वोटर्स के लिए मतदान की व्यवस्था की। लोकतंत्र की पहली ताकत है हमारा मतदान, जिम्मेदार यहाँ हर नागरिक की यही तो है पहचान। अपने विवेक से उसे ही चुनोगे जिसमें न हो कोई खोट। चुनाव आयोग जहां बुजुर्गों के लिए घर बैठे वोट डालने की व्यवस्था कर रहा है, तो वहीं बाकी वोटर्स को बूथ तक बुलाने के लिए भी खास इंतजाम कर रहा है। जब निकलोगे और दोगे अपना वोट। इसके लिए अलग अलग शहरों में कई अनोखे पोलिंग बूथ बनाए जा रहे हैं। मसलन महाराष्ट्र के पुणे के रेयरेश्वर में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर एक पोलिंग बूथ बनाया गया है। ये सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ यहाँ के रहने वाले 160 वोटर्स के लिए बनाया गया है। तो वहीं कर्नाटक के शिवमोगा में चुनाव के दौरान मतदाताओं को राजसी एहसास करवाने के लिए पोलिंग बूथ को खास रॉयल थीम पर सजाया गया, जहां पर कर्मचारी राज दरबार की पोशाक में नजर आ रहे थे, तो वहीं वोटर्स भी रॉयल अंदाज में दिख रहे थे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस पूरी कवायद के पीछे उद्देश्य सिर्फ यही है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में ज्यादा से ज्यादा लोग भागीदार बने। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए वो आपको दिखाते हैं बिहार का सबसे लकी घर, एक ऐसा घर जो चुनाव में जीत की गारंटी देता है। बिहार के सियासी गलियारों में आजकल देखिए इस घर की खूब चर्चा की जा रही है। हाजीपुर के इस घर के लिए मशहूर है कि जो नेता यहां रहकर चुनाव लड़ता है, यहां अपना चुनाव दफ्तर खोलकर पूरा अभियान चलाता है, उसकी जीत चुनाव में पक्की हो जाती है। बात सुनने में अटपटी लगती है ना, लेकिन लोगों के इस विश्वास के पीछे दरअसल वो आंकड़े हैं जो चुनावी जीत से इस घर के कनेक्शन की गवाही देते हैं। चुनाव में जीत के लिए वोटर्स को साधने, समीकरणों को सेट करने के साथ चुनावी मैनेजमेंट का अहम रोल होता है। लेकिन क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि किसी खास जगह और मकान में महज चुनाव कार्यालय बना लेने भर से चुनाव में जीत की गारंटी मिल जाती है? हाजीपुर में डाक बंगला रोड पर ये है इंदुभूषण ठाकुर का घर। इस घर का रामविलास पासवान की लगातार चुनावी जीत से अजीब संयोग जुड़ा है। 1977 के पहले चुनाव से लेकर 2014 के चुनाव तक कुल 10 चुनाव में 8 बार रामविलास पासवान को जो जीत मिली, उस वक्त पासवान का प्रधान चुनाव कार्यालय इंदुभूषण सिंह के घर में रहा। साल 1984 और 2009 में चुनाव कार्यालय इंदुभूषण सिंह के घर के बजाय पास के ही एक मकान में बनाया गया था, लेकिन इन दोनों बार रामविलास पासवान चुनाव हार गए। दिलचस्प बात ये भी है कि इंदुभूषण सिंह का राजनीति से ज्यादा सरोकार नहीं रहा, फिर भी वो लगातार रामविलास पासवान से जुड़े रहे। रामविलास पासवान इंदुभूषण सिंह के घर को खुद के लिए लकी मानते थे। हम लोगों से रामविलास पासवान जी का व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध है और हमारा ये कोई कॉमर्शियल व्यवहार के लिए हमने कभी इस चीज का नहीं उपयोग किया है। उनसे व्यक्तिगत एक परिवार के सदस्य, छोटे भाई की तरह पूरे जीवन उनके साथ रहा। अब जब रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो भी इस लकी घर को वैसी ही अहमियत दे रहे हैं जैसा कि इस घर को उनके पिता ने दिया था। चिराग पासवान ने हाजीपुर के इस मकान में अपना प्रधान चुनाव कार्यालय बनाया और उसका उद्घाटन किया। चुनावी मैदान में पिता के लिए जो मकान लकी साबित हुआ, क्या वही मकान बेटे चिराग के लिए लकी साबित होगा? 4 जून को जिस दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, इसका जवाब उस दिन जरूर मिल जाएगा। हाजीपुर से संदीप आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए यही अपील जो इस शो के माध्यम से हम आपको लगातार करते हैं कि अच्छा चुनिए और सच्चा चुनिए। फिलहाल के लिए इतना ही। गुड न्यूज टुडे पर खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए GNT। नमस्कार।